एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरीज के बारे में। पिछली वीडियो में हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया था कि कोई भी चीज़ जो हमें नेचर दे रही है वो अगर हमारे लिए वैल्यूएबल है तो हम उसे नेचुरल रिसोर्स कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इन रिसोर्सेज को निकालने के लिए हमारे पास में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, वो कल्चरली भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। कैटेगरी हम कैसे बनाएंगे, हम अलग अलग बेसिस पर नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड करेंगे। हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले इस कैटेगराइजेशन का और नेमिंग का यूजफुलनेस तो हम समझ लें क्या होता है। तो साइंस में तो हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या होता है ना कि जब हम किसी चीज़ का नाम रख देते हैं या किसी चीज़ को हम कैटेगराइज कर देते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। अब जैसे ह्यूमंस का ही एग्जाम्पल ले लो, मान लो किसी का नाम पिंकी है, कोई रिंकी है, ठीक है, कोई सोनू है, कोई मोनू है, ऐसे करके लोगों के नाम रख दिए। तो फिर क्या होगा, अगर लोगों के नाम नहीं रखे गए होते तो हम किसी को भी कैसे बुलाते। मान लो ये मोनू है, ठीक है, और इसको सोनू को बुलाना है, लेकिन इसके आसपास में बहुत सारे लोग हैं और एक सोनू है यहाँ पर, ठीक है, तो वो सोनू को कैसे बुलाएगा। इसका नाम लेकर ना, बिना नाम लिए तो वो बुला नहीं सकता। क्या बोलेगा, अरे इधर आना, ओ लड़के इधर आओ। तो ऐसे तो सब लोग मुड़ के देखेंगे ऐसे, तो ये कैसे बुलाएगा। ये इसके लिए भी मुश्किल हो जाएगी और सोनू के लिए भी मुश्किल हो जाएगी, राइट। तो इसी मुश्किल को दूर करने के लिए नाम बनाए गए। नाम सिर्फ इंसानों के ही नहीं होते, हम जानते हैं बहुत सारी चीज़ों के नाम होते हैं। जैसे एक नाम ये नेचुरल रिसोर्सेज भी है। हमने कैटेगरी बना दी कि जो भी चीज़ नेचर से मिल रही है और हमारे लिए यूजफुल है तो वो नेचुरल रिसोर्स होगी, वरना अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो नेचुरल रिसोर्स नहीं होगी, उसकी कैटेगरी में नहीं आएगी, राइट। तो ये यूजफुलनेस होती है कैटेगराइजेशन की और नेमिंग की। आगे बोल रहे हैं, वी यूज सम शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और क्राइटेरिया व्हेन वी कैटेगराइज आइडियाज और थिंग्स। मतलब जब हम किसी आइडिया को या जब हम किसी चीज़ को कैटेगराइज करते हैं, एक कैटेगरी में डालते हैं, तो हम कुछ एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक को लेकर चलते हैं। एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि अगर जैसे नेचुरल रिसोर्स है यहाँ पर, ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स जो है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये होंगी कि जो चीज़ें हैं वो नेचर से हमें मिलेंगी, इंसानों ने नहीं बनाई हैं, ये इसकी शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ऐसे ही हम जितनी भी कैटेगरीज बनाते हैं उन सभी में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। वी नेम द कैटेगरीज सो दैट वी कैन रेफर टू देम विद जस्ट वन वर्ड और अ शॉर्ट फ्रेज। मतलब हम चीज़ों को क्यों कैटेगराइज करते हैं, ताकि हम उन्हें एक छोटे से वर्ड से, एक छोटे से फ्रेज से उन्हें रेफर कर सकें। जैसे हमने कैटेगरी बना दी ट्री की, तो ट्री जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा कि हाँ एक लंबा सा स्ट्रक्चर जिसमें तना होगा, लकड़ी का तना होगा, उसकी घनी घनी पत्तियाँ होंगी, ठीक है। वहीं जब हम ग्रास की बात करते हैं, घास की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि छोटी छोटी जो है वो घास होगी, हरी हरी घास होगी ज़मीन पर फैली हुई। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं ना, जिसका मतलब हम सिर्फ एक ही वर्ड से समझ पा रहे हैं, राइट। सो व्हेन दीज नेम्स एंड मीनिंग्स, ये जो नाम हैं जितने भी, ये जो मतलब हैं, जब ये लोगों के बीच में शेयर किए जाते हैं तो ये हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने में, बहुत सारे आइडियाज़ को, बहुत सारी थिंग्स को डिस्कस करने में विदाउट नीडिंग टू डिस्क्राइब देम एवरी टाइम। मतलब ज़रूरी नहीं है हम उसे हर टाइम डिस्क्राइब ही करते रहें। जैसे हमने नेचुरल रिसोर्स वर्ड लिया तो हर बार हम इसको डिस्क्राइब ही करने बैठ जाएंगे कि जो भी चीज़ नेचर से मिलेगी वो नेचुरल रिसोर्स होगी। एक बार हमने इसकी कैटेगरी बना दी तो हमें पता रहेगा कि हाँ कि नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या है, तो हमें हर बार इसे डिस्क्राइब नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा हम आसानी से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, चीज़ों को बता सकते हैं जब एक कैटेगरी बन जाती है। तो इन अर्लियर क्लासेस यू लर्नड अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। लिविंग में जो भी चीज़ जिंदा हो, सांस ले रही हो, ठीक है। नॉन लिविंग में जो चीज़ जिंदा नहीं होती है, जैसे कि टेबल, चेयर, हम नॉन लिविंग में बोल सकते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें नॉन लिविंग भी होती हैं और लिविंग भी होती हैं, और ये सब हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट होती हैं, ठीक है। तो ये अलग कैटेगरी हो गई, लिविंग एक अलग कैटेगरी हो गई लिविंग थिंग्स की, और नॉन लिविंग थिंग्स की एक अलग ही कैटेगरी हो गई, राइट। तो इन दोनों नाम से ही हमें पता चल रहा है डायरेक्टली कि ये क्या कहना चाह रहा है, हमें बार बार डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए ये फ़ायदेमंद होता है कैटेगराइजेशन और जो नेमिंग होती है वो।
एज सुन एज वी यूज दीज वर्ड्स यू नो व्हाट दे मीन। बिल्कुल हमें पता है कि इनका मतलब क्या है। दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरीज। तो कैटेगरीज का बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ये दोनों, ठीक है। तो वी डू द सेम विद नेचुरल रिसोर्सेज। अब जब हम नेचुरल रिसोर्स पढ़ेंगे तो इनके साथ भी हम यही करेंगे, इनको भी हम कैटेगराइज करेंगे। So what might be the different criteria we can use to categorize natural resources? क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज करने के, किस किस बेसिस पर हम कैटेगरीज बना सकते हैं? तो देखो, सबसे पहला तरीका, हम ओरिजिन के बेसिस पर इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। ओरिजिन जैसे कि लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। दूसरा तरीका, हम रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पर वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाएंगे, जो हम अभी पढ़ेंगे आगे। तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है डेवलपमेंटल स्टेज का, मतलब क्या वो रिसोर्स यूज्ड है या अनयूज्ड है, मतलब क्या कोई ऐसा रिसोर्स है जिसे हम अभी यूज़ कर सकते हैं या फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसे निकालने की, जिसकी वजह से हम उस रिसोर्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अनयूज्ड रिसोर्स हो जाएगा। उसे पोटेंशियल रिसोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वो रिसोर्स है लेकिन हमारे पास फिलहाल में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे यूज़ कर सकें, तो वो डेवलपमेंटल स्टेज के बेसिस पर हो गया। अगला, हम डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर भी कैटेगराइज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्स है वो कहाँ कहाँ पर मिल सकता है। तो इसमें दो टाइप का होता है, एक तो जो सब जगह मिले नेचुरल रिसोर्स, पूरी अर्थ पर मिले, और एक होता है कहीं कहीं पर मिलने वाला नेचुरल रिसोर्स। तो जो सब जगह मिलेगा वो क्या क्या हो सकता है, वो पानी हो सकता है, वो एयर हो सकती है। वैसे पानी भी सब जगह नहीं मिलता है, राइट, तो एयर तो सब जगह ही मिलेगी। सनलाइट है, ये सब जगह मिलती है। और जो कहीं कहीं पर मिलेंगे वो जैसे कि कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, और यूरेनियम, थोरियम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कहीं कहीं पर ही मिलती हैं, ठीक है। एक तरीका और है इनको क्लासिफाई करने का, वो है ओनरशिप के बेसिस पर। ओनरशिप मतलब क्या किसी एक ही इंसान ने उस नेचुरल रिसोर्स को ओन करके रखा है, या फिर उसे पूरी कम्युनिटी या पूरा देश या पूरा वर्ल्ड जो है वो ओन करता है। तो उस बेसिस पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को कह सकते हैं कि इंडिविजुअल नेचुरल रिसोर्स या कम्युनिटी का नेचुरल रिसोर्स, राइट। तो ये बात हो गई अलग अलग क्राइटेरियाज की। अब वन ऑफ द वेज वी कुड कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन द यूजेज वी पुट दैम टू। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का जब हम खुद अपनी लाइफ में यूज करते हैं तो उस यूज़ के बेसिस पर हम उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, वो हमारी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है। मटेरियल्स के लिए सोर्सेस के रूप में यूज़ हो सकता है, सोर्सेस फॉर एनर्जी के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब सबसे पहली कैटेगरी, रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, वो रिसोर्सेज जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं, लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द एयर वी ब्रीथ। बिल्कुल, एयर के बिना तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वाटर के बिना एग्जिस्ट नहीं करती है जो हम पीते हैं, फूड के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो वी टेक दीज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, रिवर्स एंड पॉन्ड्स। हम इन्हें कहाँ कहाँ से लेते हैं, हवा हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है, पानी हमें रिवर्स और पॉन्ड से मिलता है, फूड हमें कल्टीवेशन के थ्रू मिलता है, जो एग्रीकल्चर किया जाता है ना सॉइल से, तब हमें फूड मिलता है, और अदर लिविंग थिंग्स से भी फूड मिल सकता है, जैसे कि कोई जानवर वगैरह मारकर खाया जाता है तो उस तरीके से भी मिल सकता है। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारी लाइफ के लिए बेहद ज़रूरी हैं, इनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। और हम इन्हें, जैसे कि एयर को हम बना नहीं सकते हैं, ये नेचुरल रिसोर्स है, हम वाटर को नहीं बना सकते हैं, हम सॉइल को भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो यूज़ के बेसिस पर ये तो हो गई पहली कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी आती है रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स। अब कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जिन्हें बनाने के लिए रिसोर्सेज लगेंगे। तो ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ नेचर्स गिफ्ट। नेचर ने हमें कई सारी ऐसी चीजें दी हैं जिनसे ह्यूमंस अलग अलग चीजें बनाता है। वी मेक देम फॉर आवर यूटिलिटी और टू क्रिएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट एनरिच आवर लाइव्स एंड दोज ऑफ अदर्स। मतलब हम इन नेचर के गिफ्ट का यूज करते हैं अपनी यूटिलिटी के लिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज बनाते हैं जो हमारे काम में आती है, या हम एक सजावट की कोई चीज बना सकते हैं ताकि हमारी जो लाइफ्स हैं वो एनरिच हो सके, वो अच्छी हो सके, अदर लोगों की लाइफ्स भी अच्छी हो सके। जैसे कि वुड का एक पीस, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको हम चेयर में भी बना सकते हैं अपनी यूटिलिटी के लिए, और उसको एक स्टैट्यूट में भी कार्व कर सकते हैं। स्टैट्यूट मतलब कि मूर्ति। तो उस पीस ऑफ वुड की हम मूर्ति भी बना रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ चेयर भी बना रहे हैं। तो जो वुड है वो तो लेकिन नेचर ने दी है ना हमें,
और हम उसे एक मटेरियल के रूप में यूज़ कर रहे हैं अलग अलग चीज़ें बनाने का, राइट। अब इंडिया की जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो नेचुरल रिसोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा एक वाइड वैरायटी हमें देती है। वुड से लेकर मार्बल यहाँ पर मिलता है और कोयले से लेकर सोना भी यहाँ पर मिलता है, क्योंकि इंडिया की जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ही कुछ ऐसी है। इंडिया के पास में पहाड़ भी हैं, इंडिया के पास में पठार भी है, प्लेट्यू जिसे हम बोलते हैं, इंडिया के पास में नदियां भी हैं, इंडिया के पास में समुद्र भी है, कोस्टल एरिया है। इसके अलावा इंडिया के पास में मैदान भी हैं, एक तरफ डेजर्ट भी है। तो इंडिया के पास सब कुछ है, देखा जाए तो हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा समृद्ध है, बहुत ज़्यादा एनरिच्ड कंट्री है, राइट। अगली जो कैटेगरी है वो है रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए कौन कौन से रिसोर्स चाहिए हमें? तो एनर्जी जो है वो हमारी मॉडर्न लिविंग का एक कॉर्नर स्टोन है। कॉर्नर स्टोन मतलब कि एक फाउंडेशन है, एक आधारशिला है हमारे आज के टाइम की, हमारी प्रेजेंट लाइफ की। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हमारी बिल्डिंग्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एंड ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी होती है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आएगी कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हमें अलग अलग नेचुरल सोर्सेज से मिलेगी। जैसे कि कोयले से मिलती है, हमें वाटर से एनर्जी मिलती है, पेट्रोलियम से मिलती है, नेचुरल गैस से, सनलाइट से, विंड से, इन सब से एनर्जी मिलती है और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। लेकिन मिलती कैसे है? देखो, कोयले से एनर्जी कैसे मिलती है? कोयले को जलाया जाता है, इससे पानी गर्म किया जाता है और उस पानी से जो भाप बनती है ना, उस भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है और टरबाइन जो है वो जनरेटर से कनेक्टेड होती है, उसके बाद बिजली बनना शुरू हो जाती है। तो इसको हम थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं, जो कोयले को जलाकर बिजली बनाई जाती है। पानी से कैसे बिजली बनती है? पानी से हमने पिछली वीडियो में देखा ही था, हिमाचल प्रदेश का एक माइक्रो हाइडल प्लांट देखा था ना। इसी तरीके से बहुत बड़े बड़े प्लांट भी बनाए जाते हैं, एक रिवर पर डैम लगाकर उसका पानी रोक लिया जाता है और यहाँ पर जैसे ये डैम है, ठीक है, इसके बीच में कहीं पर जो है वो जगह छोड़ दी जाती है पानी को इससे एंटर होने की, और पानी जो है इससे स्पीड में एंटर होता है और यहाँ पर टरबाइन लगी होती है, वो टरबाइन घूमती है और सेम प्रोसेस टरबाइन जनरेटर से कनेक्टेड होती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिर जो पानी है वो निकल जाता है, आगे नदी में बहने लगता है। इससे पानी को कोई भी नुकसान नहीं होता है, वो पल्यूट नहीं होता है, ठीक है। तो एक अच्छा तरीका माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का। फिर पेट्रोलियम से एनर्जी हमें मिलती है। पेट्रोलियम से इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट नहीं होती है, लेकिन एनर्जी कैसे मिलती है? जैसे पेट्रोलियम से पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल बनाया जाता है और उनका यूज़ जैसे ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है ना, कार्स में, ट्रक वगैरह में यूज़ किया जाता है, तो वो उसी से चलते हैं। फिर इसी तरह से नेचुरल गैस होती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। सनलाइट से कैसे होता है? सनलाइट से वैसे तो एनर्जी ही आ रही है, पूरी अर्थ पर जो लाइफ चल रही है वो सनलाइट की वजह से ही तो चल रही है। पेड़ पौधे जो ग्रो कर रहे हैं वो सनलाइट की वजह से ही कर रहे हैं, राइट। तो एक तरीके से तो वो एनर्जी हो गई। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है वो कुछ सोलर पैनल लगाए जाते हैं, उन सोलर पैनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब तो आसपास में खूब लगने भी लगे हैं, तो आपने देखा भी होगा कुछ नीले नीले से सोलर पैनल्स होते हैं। तो जब उन पर सनलाइट गिरती है ना, तो ये क्या करने लगते हैं? ये एनर्जी प्रोड्यूस करने लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगते हैं। और विंड से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? विंड से ऐसे होती है, कुछ विंड टरबाइंस लगाई जाती हैं, लेकिन इन टरबाइन के लिए इस तरीके से कुछ पंखुड़ी बनाई जाती हैं ताकि हवा चले तो ये पंखुड़ियाँ घूमें, और जब ये घूमेंगी पंखुड़ियाँ तो टरबाइन घूमेगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, क्योंकि वो जनरेटर से कनेक्टेड होती है। सेम प्रोसेस आगे का सभी में यही होता है, टरबाइन के बाद वाला। लेकिन जो मेन सोर्स है, जिस चीज़ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, वो मैटर करती है। क्या वो सोलर एनर्जी है, क्या वो विंड एनर्जी है, ठीक है, या फिर वो कोल से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो ये सब चीज़ें, जो कोल है, जो सनलाइट है, जो विंड है, जो नेचुरल गैस है ना, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये रिसोर्सेज ही तो हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज ही तो हैं। और किसके लिए नेचुरल रिसोर्स हैं? ये एनर्जी के लिए, इनका यूज़ हम एनर्जी के लिए करते हैं। तो ये यूज़ के बेसिस पर हमने देख लिया, क्या हमने देख लिया? नेचुरल रिसोर्सेज का कैटेगराइजेशन, राइट। तो अब यूज़ के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एक पिक्चर। इस पिक्चर में दिखाया गया है रिवर वाटर अ रिन्यूएबल रिसोर्स एज लॉन्ग एज ग्लेशियर्स एंड फॉरेस्ट एग्जिस्ट। अब देखो,
यहाँ पर हमें एक कंसर्न जताया जा रहा है क्या, कि जो रिवर वाटर होता है पहली बात तो वो रिन्यूएबल होता है, ये हम जानते हैं, क्योंकि पानी जो है वो बारिश के रूप में पहले तो बरसता है, नदियों में जाता है, नदियों से ओशियन में जाता है, ओशियन से फिर इवापोरेशन होता है और वापस से कंडेंसेशन होके बादल बनते हैं, फिर से बारिश होती है। तो पानी खत्म नहीं होता है कभी भी अर्थ पर, ठीक है। मतलब आज जो पानी है ना वो कई लाखों कई करोड़ों सालों पुराना पानी है, बस फर्क ये है कि वो साइकल्ड है या रिसाइकल्ड पानी है, दोबारा से वो बारिश वारिश हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। जो आज हमारे पास पानी है वो 100 सालों बाद भी वही रहेगा, ठीक है। तो पानी ना बढ़ता है ना कम होता है अर्थ पर, बस सवाल ये है कि हम उसे गंदा कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। इसीलिए एक प्रॉब्लम तो रिवर वाटर की, पॉल्यूशन की है, दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि आजकल जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं और जो फॉरेस्ट हैं उनको काटा जा रहा है बहुत एक्सटेंसिव तरीके से। तो फॉरेस्ट को जो काटा जा रहा है वो तो अपने यूज़ के लिए काटा जा रहा है, लेकिन फॉरेस्ट की वजह से क्या होता है ना, जैसे कोई ट्री होता है तो वो ट्री क्या करता है, इसके जड़ें होती हैं ज़मीन में अंदर, बहुत गहरी गहरी जड़ें होती हैं। तो ये जड़ें एक तो मिट्टी को पकड़ के रखने का काम करती हैं, मिट्टी को बहकर नहीं जाने देती। दूसरी बात, ये उस मिट्टी में नमी को भी बनाकर रखती हैं ताकि मॉइस्चर उड़े ना। और दूसरी बात, जब बारिश होती है ना तो पानी कहाँ जाएगा, पानी वो यहीं पर रह जाएगा। इसकी जो जड़ें हैं ना ये सॉइल में पानी को पकड़ के रखेंगी और वो पानी धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में अंदर की तरफ वो रिस जाएगा, जिससे ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाएगा और दूसरी बात वो रिवर के लिए भी फायदेमंद रहेगा, राइट। तो इसीलिए फॉरेस्ट का अपना एक इम्पोर्टेंस है। दूसरी बात, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, तो ग्लेशियर के पिघलने से क्या हो रहा है, जो नदियाँ होती हैं ना, जैसे मान लो ये पहाड़ है, इसके ऊपर ये ग्लेशियर है, ठीक है। अब जब ये ग्लेशियर पिघलेगा तो यहाँ से नदी जो है वो ओरिजिनेट होती है, और जैसे ये मान लो यहाँ कहीं पहाड़ होगा, यहाँ से ये नदी ओरिजिनेट होके आ रही है, ठीक है। तो जब इसके सोर्स पर, मतलब ये जो ग्लेशियर है यही तो इसका सोर्स है पानी का, जब वो ग्लेशियर ही पिघल जाएगा, वहाँ कुछ रहेगा ही नहीं, तो ये नदी भी सूख जाएगी, अल्टीमेटली सूखेगी ही ना, क्योंकि कहीं से भी सोर्स नहीं है नदी में पानी आने का। दूसरा जो सोर्स इसके पास रहेगा वो सिर्फ बारिश रह जाएगा फिर, लेकिन बारिश से क्या होता है, नदी पूरी साल नहीं बह पाती है, राइट। अब ये भी समझ लो कि ग्लेशियर्स क्यों पिघल रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पॉल्यूशन की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, हमें खुद को गर्मी लगती है भाई, पानी है वो भी तो गर्म होता है ना, बर्फ़ है वो पिघलती है गर्मी में, तो ये बड़े बड़े ग्लेशियर्स नहीं पिघलेंगे क्या, ये भी तो बर्फ़ ही हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये पिघलते जा रहे हैं, और एक टाइम अगर ऐसा हुआ कि पूरे ग्लेशियर्स अगर एक बार पिघल गए तो रिवर में पानी नहीं बचेगा, मतलब रिवर जो है ना वो पूरी साल पानी नहीं दे पाएगी, पूरी साल नहीं बह पाएगी, वो सिर्फ सीजनल ही बह पाएगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है, लकड़ियों का कंसर्न दिया जा रहा है, फॉरेस्ट का कंसर्न दिया जा रहा है कि वी कैन मेक टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट in limited quantities for a long time if we allow it to regenerate। मतलब हमने क्या बात की कि जो ट्री होता है वो हमारे लिए एक रिसोर्स होता है, लेकिन कब रिसोर्स होगा, जब हम उसकी लकड़ी का यूज़ कर पाएंगे, उसे काट कर अपने यूज़ में लेकर आ पाएंगे। लेकिन हम उस लकड़ी को भी तब तक ले सकते हैं जब तक फॉरेस्ट है हमारे पास, इसीलिए हम उन्हें लिमिटेड क्वांटिटी में ले सकते हैं, ठीक है। अगर लॉन्ग टाइम तक हमें लकड़ी को एज अ रिसोर्स यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन फॉरेस्ट को रीजनरेट होने देना पड़ेगा। हमने रीजनरेशन पढ़ा था पिछली वीडियो में कि चीज़ों को रीजनरेट कैसे किया जाता है। मान लो एक जगह फॉरेस्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, ठीक है, तो वहाँ पर रीजनरेशन का काम हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर नए नए प्लांट लगाने पड़ेंगे, नए नए पौधे लगाने पड़ेंगे, और उसी टाइप के प्लांट लगाने पड़ेंगे जैसे यहाँ पर पहले हुआ करते थे, तब वो रीजनरेट हो पाएगा। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, हम रीजनरेशन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम नए नए पौधे लगा तो रहे हैं लेकिन उस मात्रा में नहीं लगा रहे हैं जिस मात्रा में हम काट रहे हैं पेड़ों को। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये फॉरेस्ट भी खत्म हो जाएंगे। तो अगर हमें इस टिम्बर का, इस लकड़ी का यूज़ करना है लंबे समय तक, तो हमें फॉरेस्ट का भी ख्याल रखना होगा, और अनलिमिटेड क्वांटिटी में तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, हमें लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो हो चुकी है थोड़ी सी लंबी। तो हमने पहली कैटेगरी पढ़ ली है नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई करने की। कौन सी कैटेगरी, यूज़ के बेसिस पर। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी होगी वो होगी रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पर, मतलब कोई भी रिसोर्स रिन्यूएबल है या नहीं है। जैसे कि अभी हमने लकड़ी पढ़ी ना, क्या ये रिन्यूएबल होगा या नहीं, तो एक तरीके से देखा जाए तो लकड़ी रिन्यूएबल होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर हम पेड़ों को दोबारा से ग्रो करने के लिए छोड़ दें वो ग्रो हो जाएंगे, वो
रिन्यूएबल चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम उन्हें बड़ी मात्रा में काट लेंगे तो लकड़ियाँ कैसे रिन्यू हो पाएंगी, तब वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बन जाएगा। ठीक है, तो यूज़ के बेसिस पर भी ये डिफर कर रहा है, यूज़ के बेसिस पर रिन्यूएबिलिटी डिफर कर रही है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कुछ भी ना समझ आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।